हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म से आगे का हिंदी समरी। सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैग्नेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स में दोस्तों हमने जाना कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी या यूँ कहें कि उससे करंट अगर पास हो रहा है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसका जो उल्टा होता है, रिवर्स होता है, यानी कि अगर कोई मैग्नेट है तो वो मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है मैग्नेट के द्वारा, इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो कोई अगर हॉर्स मैग्नेट है, उसके बीच से अगर कोई स्ट्रेट वायर को हम लोग अप डाउन करें, यानी कि बहुत ही तेज़ी से रैपिडली उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस स्ट्रेट वायर को अगर ऊपर और नीचे करें तो उस स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और ये जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल होता है। और जो करंट प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा, जब मैग्नेट के बीच से जो स्ट्रेट वायर है उसको रैपिडली हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जो करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है इसे हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। और इस फेनोमेना को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे और अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी ने 1831 में। और इसी जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसी के कारण जो जनरेटर्स होते हैं उसका निर्माण हुआ, जिसके कारण पावर हाउस में इन सभी जनरेटर का यूज किया जाता है और हमारे घर तक बिजली पहुंचता है। अब एक टर्म इसमें आ जाता है गैल्वेनोमीटर। जान लेते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बताता है कि किसी वायर में कितना करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है या कितना करंट जो उसमें है मौजूद है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। अगर कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है या जो तीर कहें वो जीरो पे रहता है। अब जैसे उसमें करंट पास होना शुरू हो जाता है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब पहला टर्म एक हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए स्ट्रेट वायर एंड ए हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। यानी कि एक हॉर्सशू मैग्नेट और एक स्ट्रेट वायर के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस फिगर के द्वारा, जो अभी स्क्रीन पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है AB है, जिसको नॉर्थ और साउथ एक हॉर्सशू मैग्नेट है उसके बीच में रखा गया है। अब इस जो AB जो तार है इसमें एक हमने गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया है ताकि ये बताए कि इस सर्किट में करंट जो है ये फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो इसका जो मार्क है ये जीरो पे रहेगा, बीच में रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि सबसे पहले जो AB तार है, जैसे फिगर हम लोग A में देख सकते हैं, फिगर 28 का A जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं, उस तार को तेज़ी से हम लोग ऊपर लाएंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे। अब चूंकि नॉर्थ और साउथ दोनों मैग्नेट है, उसके बीच में स्ट्रेट वायर है, तो नीचे से इसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे। और जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो करंट प्रोड्यूस होने का साइन दिखाता है, यानी कि वो रैपिडली एक तरफ भाग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने इस स्ट्रेट वायर को नीचे से लेकर ऊपर की तरफ खींचा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया, यानी कि उस तार में जो है करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग फिगर B में इसमें देख सकते हैं, जैसे उस तार को जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ लेकर चले आएंगे तब फिर से गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन इस बार जो ये है ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिगर A में देख सकते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर को जब हमने स्ट्रेट वायर को ऊपर खींचा है तो ये विपरीत दिशा में गया है B के मुकाबले, यानी कि A पे राइट साइड में गया है और B में जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है ये दिखाया गया है। अब
इसी प्रोसेस को अगर हम लोग दोहराते रहें तेज़ी से, यानी कि ऊपर नीचे अगर तार को अगर हम लोग करें इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, तो हम लोग देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है तेज़ी से दोनों तरफ डिफ्लेक्ट होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वायर में जो करंट है इसको वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही हम लोग इसको रोक देंगे, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है ये फिर से 0 पे आकर रुक जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब कोई भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो नहीं कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था वायर में, हमारे वायर को ऊपर और नीचे करने के कारण, ठीक है, इसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या एसी करंट भी इसे हम लोग कहते हैं। अब एक चीज़ हमने जाना कि जैसे ही हम लोग तार को नीचे से ऊपर कर रहे थे, स्ट्रेट वायर को नीचे से ऊपर कर रहे थे और ऊपर से नीचे कर रहे थे, इस दोनों चीज़ में जो डायरेक्शन था करंट का वो बदल जा रहा था। पहले में करंट का डायरेक्शन किसी और दिशा से था और दूसरे केस में जो डायरेक्शन था ये किसी और दिशा से हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम लोग वायर को ऊपर की तरफ ले जाएं तो करंट का फ्लो बदल जाएगा जब वायर को हम लोग नीचे की तरफ लेके आएंगे इस दोनों के मुकाबले। अब पहला तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी होगा कि अगर जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अगर हम लोग डायरेक्शन को बदल दें कि यानी कि जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ रख दें और जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ रख दें, उस टाइम में भी जो करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इसमें हमने ये जाना कि वायर के जो मूवमेंट के कारण चूँकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड था और वायर के मूवमेंट के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए जो जनरेटर होता है उसमें इसी थ्योरी का यूज किया जाता है, यानी कि उसमें जो हॉर्सशू टाइप का जो मैग्नेट होता है वो फिक्स रहता है और एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, उसमें वो रैपिडली मूव करते रहता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जनरेटर में इस फेनोमेना को यूज किया जाता है। अब हमने देखा कि जब जब कोई एक वायर है उसको अगर फिक्स मैग्नेट के बीच से अगर हम लोग उसको मूव करते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब इसका जो उल्टा है ये भी हम लोग जान लेते हैं कि अगर वायर को हम लोग फिक्स कर दें और मैग्नेट को घुमाएं, यानी कि पहले वाले केस में हमने जो मैग्नेट था उसको फिक्स किया था और वायर को हम लोग घुमा रहे थे। अब दूसरे केस में अगर वायर को हम लोग फिक्स कर दें और उसके अंदर से अगर किसी मैग्नेट को अगर हम लोग घुमाते हैं फिर भी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये प्रोड्यूस होता है। अब इसको जानने के लिए इसका दूसरा जो टॉपिक है उसको अब हम लोग देखते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए कॉइल एंड ए बार मैग्नेट, यानी कि एक कॉइल और बार मैग्नेट के द्वारा हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे फिगर में फिर से आप लोग देखिएगा, फिगर में बताया गया है कि ए फिगर में एक एक कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल है जिसको एक किसी जगह पे फिक्स कर दिया गया है और उसको गोलाकार यानी कि गोलाकार तरीक़ा से उसको मोड़ दिया गया है, ठीक है। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है। अब देखिए, अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे उसके बीच से अगर किसी मैग्नेट को लेकर जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही उस मैग्नेट को हम लोग फिर से पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, तब फिर से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी हमने जाना था कि जैसे ही किसी वायर को अगर फिक्स्ड मैग्नेट में ऊपर की तरफ ले जाते हैं और नीचे की तरफ ले जाते हैं तो इस दोनों केस में जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो करता है। अगर मैग्नेट को हम लोग आगे की तरफ ले जाते हैं और फिर मैग्नेट को पीछे की तरफ लेकर आते हैं तो दोनों केस में करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन दोनों केस में जो होगा ये अलग अलग दिशा में। जब अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो किसी दूसरे दिशा में फ्लो होगा और बाहर की तरफ लेकर आएंगे तो उसके ऑपोजिट दिशा में जो करंट है ये फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग एग्जाम्पल कह सकते हैं। अब देखिए, इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद फैराडे और हेनरी ने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला। उनके अनुसार ये था कि जो करंट है ये प्रोड्यूस होता है किसी कॉइल में अगर हम लोग मैग्नेट को फिक्स कर दें और कॉइल को अगर हम लोग रैपिडली तेज़ी से घुमाना शुरू करें, तब उस कॉइल में या यूं कहें कि उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। पहला टर्म उन्होंने ये बताया। दूसरा टर्म जो है उन लोगों ने ये बताया कि अगर हम लोग किसी कॉइल
वायर के जो कॉइल है उसको फिक्स कर देते हैं और उसके अंदर से मैग्नेट को रैपिडली अगर हम लोग घुमाना शुरू करते हैं तब भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तीसरा केस उन लोगों ने ये बताया कि अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी हैं, यानी कि दोनों रुके हुए हैं, तब तार में से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि दोनों केस में, पहला केस में अगर मैग्नेट फिक्स्ड है और जो वायर है वो एक जगह रुका हुआ है, उसको भी हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तो है वायर, लेकिन फिर भी जब तक वो वायर घूमेगा नहीं, ऊपर और नीचे नहीं करेगा, तब तक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट में इन लोगों ने ये बताया। चौथा पॉइंट में इन लोगों ने ये बताया कि अगर जो कॉइल का जो डायरेक्शन अगर हम लोग बदल देते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी बदल जाता है। यानी कि कॉइल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो करंट किसी दूसरे दिशा से फ्लो होगा, और नीचे की तरफ ले जाते हैं तो करंट किसी दूसरे दिशा से फ्लो होगा। यानी कि अगर जो कॉइल का डायरेक्शन अगर बदलने पर करंट का जो डायरेक्शन होता है ये भी बदल जाता है। अब कुछ मैग्नीट्यूड्स बताए गए हैं करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, यानी कि जो करंट है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले बताया गया कि एक सॉफ्ट आयरन कोर पे एक कॉइल को लपेट के, दूसरे में बताया गया कि जो कॉइल का जो टर्न है इसको बढ़ा के हम लोग करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा जो है मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है ये अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो करंट भी इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ चौथा में बताया गया है कि जो रोटेशन है, या तो वायर का रोटेशन हो या तो मैग्नेट का रोटेशन हो, अगर इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये भी इंक्रीज हो जाता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है इसमें क्या बताया गया है, इस फिगर के द्वारा हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है इसमें हम लोग देख सकते हैं, फिगर बी में बताया गया है, सभी डायरेक्शन को बताया गया है। कहा गया है कि हम लोग अपने थंब को होल्ड कर लेंगे, 4 फिंगर्स और जो सेंटर फिंगर्स है इसको राइट एंगल में रख देंगे, जिस तरह फिगर में बताया गया है, ठीक है। और जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 4 फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, और जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर बता रहा है। जो नीचे की तरफ थंब है ये मोशन बता रहा है कंडक्टर का, और जो सेंटर फिंगर है ये हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इस फिगर के द्वारा भी हम लोग इसको देख सकते हैं, तो इसे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कह सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन क्या है। अब अगला टॉपिक है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट। इसको हम लोग डीसी और एसी भी कहते हैं। अगर जो करंट है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है इसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी कि डीसी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको डीसी लिखते हैं, डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो सेल हुआ, बैटरी हुआ, ये सभी हमें डायरेक्ट करंट देता है, यानी कि ये एक ही दिशा में ये जो फ्लो होता है, यानी कि पॉजिटिव से लेकर निगेटिव की तरफ ये जो करंट जो होता है ये फ्लो करता है, तो ये इसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। जो ड्राई सेल हुआ, ड्राई सेल बैटरी हुआ, कार बैटरी हुआ, डीसी जनरेटर हुआ, ये सभी डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। अब अगला आता है एसी किसे कहते हैं। अगर जो करंट है एक फिक्स इंटरवल पर, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर बदलता रहे, जो करंट जो है एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल पर बदलता रहे, इसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी कि एसी कहते हैं। जैसे कि अभी हमने तुरंत देखा कि जब किसी फिक्स्ड मैग्नेट के बीच से वायर को हम लोग ऊपर और नीचे कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि जो करंट का जो डायरेक्शन है बदल रहा था, एक बार में लेफ़्ट की तरफ जा रहा था और दूसरे बार में राइट की तरफ जा रहा था, यानी कि करंट का डायरेक्शन बदल रहा था, तो उसे हम लोग एसी करंट कहते हैं। हमारे भारत में 1/100 सेकेंड पर जो डायरेक्शन है करंट का ये बदलते रहता है। इसी के कारण जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी होता है एसी में ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक 1/100 सेकेंड पर ये चेंज होते रहता है, जिसके कारण प्लस और माइनस जो एसी में होता है नहीं होता है। हम लोग अपने घर में देख सकते हैं कि जो बल्ब हम लोग लगाते हैं, बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कहीं से भी लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं होता है, या जो फ़ैन में हम लोग तार को जोड़ते हैं तो उसको प्लस माइनस कहीं भी आप लगा दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चूँकि दिक्कत इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोलैरिटी होता है प्रत्येक 1/100 सेकेंड पर बदलते रहता है। अब देखिए जो डीसी करंट है और एसी करंट है, इसमें जो एसी करंट है इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जो एसी करंट है इसको हम लोग बहुत दूर तक लेकर जा सकते हैं, और जो एसी करंट होता है बड़े बड़े कार
अल्टरनेटर हुआ, बाईसाइकिल डायनेमो, हाउस जनरेटर हुआ, इन सभी के द्वारा अल्टरनेट करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। और इस करंट को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक लेकर जा सकते हैं, यानी कि लंबी दूरी तक लेकर जा सकते हैं। बहुत ही कम यानी कि 9 के बराबर एनर्जी उसमें लॉस होता है। अब ये एसी और डीसी जो है, इस दोनों का यूज लाइटिंग और हीटिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे घर में जो रेडियो और जो टेलीविज़न्स होते हैं, ये सभी डीसी पर ही चलता है। अब आप पूछिएगा कि सर डीसी पर चलता है तो फिर हम लोग तो उसे बिजली पे चलाते हैं, और जो बिजली वाला जो करंट है वो तो एसी करंट है। तो एक्चुअली होता ये है कि जो रेडियो है, टेलीविज़न होता है, इसमें ऐसे एप्लियंसेस, ऐसे डिवाइस लगे हुए रहते हैं जो वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा मशीन होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो छोटे जनरेटर होते हैं उसे हम लोग डायनेमो कहते हैं, और ये जो डायनेमो होता है ये बाईसाइकिल्स में बेसिकली यूज किया जाता है लाइटिंग पर्पज़ के लिए। अब हम लोग ने अभी तुरंत देखा कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अभी आप लोग को इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिफरेंस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, उसके द्वारा क्रिएट होता है। बेसिकली डीजल के द्वारा ही ये जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी के उल्टा हो जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में। यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होते हैं इसको कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आप लोग अपने घर में जो मोटर देखते होंगे, जिससे वाटर पंप जो आप लोग के घर में लगा हुआ रहता है, जिससे वाटर को पंप किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग वाटर को पंप आउट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो जनरेटर होता है इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो मैकेनिकल एनर्जी होता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होते हैं इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। यानी कि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग उसको मूव आउट करते हैं, तब उस कंडक्टर के द्वारा करंट का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा हुआ रहता है जो रोटेट करते रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जो कि हॉर्स शू टाइप मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब ये कॉइल रोटेट करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक एसी जनरेटर होता है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है, और जो दूसरा होता है ये होता है डायरेक्ट करंट जनरेटर होता है, यानी कि इसे हम लोग डीसी जनरेटर भी कहते हैं। एसी को A.C भी हम लोग लिखते हैं, और डीसी जो होता है इसको D.C के द्वारा भी हम लोग डिनोट करते हैं। सबसे पहला हम लोग समझते हैं एसी जनरेटर होता क्या है। एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी कि ये वैसे जनरेटर होते हैं जो अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करते रहते हैं। यानी कि रिवर्स जो उसका करंट होता है ये हमेशा रिवर्स होते रहता है। इसको हम लोग अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो एसी जनरेटर होता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और ये वर्किंग यानी कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी जनरेटर, यानी कि एसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है। जो सिंपल एसी जनरेटर होते हैं इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD लगा हुआ होता है, जो पूरी तरह से रैपिडली नॉर्थ और साउथ एक हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट होता है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रोटेट करते रहता है। एक बार हम लोग फिगर को देख लेते हैं। चलिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ABCD एक बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा हुआ है जिसके दोनों साइड में परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है जिसको M से डिनोट किया गया है। फिर अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। द कॉइल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और ये जो कॉइल है इसके ऊपर कॉपर वायर इंसुलेटेड किए गए हैं। द टू एंड्स A and D ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू सर्कुलर पीस ऑफ कॉपर मेटल कॉल्ड स्लिप रिंग R1 एंड R2। अब एक बार और फिगर की तरफ हम लोग ध्यान दे देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका जो A है इसको R1 से हम लोग ने कनेक्ट किया है, और जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो D यानी कि लास्ट टर्म है इसको R2 के द्वारा कनेक्ट किया गया है, जिसे स्लिप रिंग भी कहा जाता है।
इसे स्लिप रिंग R1 और R2 भी कहा जाता है। और ये जो दो फिक्स ब्रशेज हैं B1 और B2, इसके द्वारा ये कंटेक्ट में है, यानी कि जब भी जो करंट प्रोड्यूस हो ये उस B1 और B2 यानी ब्रश के द्वारा होते हुए आगे की तरफ चला जाए। और उस करंट को शो करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर को भी कनेक्ट किया गया है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं B1 और B2 ये कार्बन ब्रश होते हैं और इसके साथ गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अब वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर देखते हैं, यानी कि जो एसी जनरेटर होता है ये काम कैसे करता है। सपोज दैट द जनरेटर कॉइल ABCD इज इंटरनली इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं फिगर में ये ABCD जिस फॉर्म में है उसी तरह से मान लेते हैं पहले ये मौजूद है। अगेन सपोज दैट द कॉइल ABCD इज बीइंग रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ और साउथ की तरफ से इसको हम लोग घुमाना शुरू कर रहे हैं। एज द कॉइल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द साइड AB ऑफ द कॉइल मूव डाउन कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द एन पोल ऑफ ए मैग्नेट। जैसे कि अब हम लोग जब यहाँ देख सकते हैं कि जो ABCD है जब ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ये रोटेट करना शुरू करेगा तो जो एन साइड के जो यानी कि जो नॉर्थ पोल है ये वहां के मैग्नेटिक लाइन को कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा और ये जो AB वाला पोजीशन है अब ये नीचे आ जाएगा और CD जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये जो CD है ये S वाले तरफ के जो भी मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है उसको कट करके ये ऊपर आ जाएगा और जो AB जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसके कारण जो इंड्यूस करंट जो साइड AB में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और जो साइड CD में प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों तरफ प्रोड्यूस करंट होना शुरू हो जाएगा। अब जब हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को जब अप्लाई करते हैं साइड AB और BC में तो हम लोग देखते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये B से A की तरफ हो जाएगा और D से C की तरफ हो जाएगा, यानी DCBA की तरफ। इस तरह से करंट का जो फ्लो है ये होना शुरू हो जाएगा, BADC की तरफ से ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। Thus in the first half rotation the current in the external circuit flow from brush B1 to B2, यानी कि जब ये आधा रोटेट करेगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ये B1 से B2 की तरफ रोटेट करना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो तीर का निशान बना हुआ है यहाँ से करंट फ्लो करते हुए, यानी कि साइड AB जो है यहाँ से फ्लो करते हुए B1 ब्रश 1 से होकर ब्रश 2 से होकर फिर DC से ये आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब चूंकि हमने अभी तुरंत देखा कि इसने सिर्फ हाफ रोटेशन पूरा किया है, अब AB नीचे आ चुका है और CD ऊपर था। अब देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन यानी कि आधा रिवोल्यूशन के बाद अब साइड AB और CD जो है ये अपने पोजीशन को बदल देगा, यानी कि जो अब AB है वो CD के डायरेक्शन में आ जाएगा और जहां CD था वहां AB आ जाएगा और जहां AB था वहां CD चला जाएगा। सो आफ्टर हाफ ए रोटेशन, यानी कि अब हाफ रोटेशन के बाद अब AB स्टार्ट मूविंग अप एंड साइड CD स्टार्ट मूविंग डाउन, यानी कि जो AB है साइड ये अप की तरफ मूव करना शुरू करेगा और साइड CD है ये डाउन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, जिसके कारण प्रत्येक हाफ रोटेशन पर अब इसका जो करंट है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब ये जो है B2 से B1 की तरफ फ्लो करना इसका करंट शुरू कर देगा। अब सिंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल इज रिवर्स आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन सो द पोलैरिटी ऑफ द टू एंड ऑफ द कॉइल ऑल्सो चेंज आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। हमने देखा कि पहले केस में जो करंट का फ्लो था ये AB से DC की तरफ था, लेकिन जब दूसरे हाफ रोटेशन में इसका जो फ्लो है अब DC से AB की तरफ हो जा रहा है, यानी कि प्रत्येक हाफ रोटेशन पर ये अपने जो पोलैरिटी है यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव इसका पोल है ये इसको कन्वर्ट कर दे रहा है, ये इसको बदल दे रहा है अपने प्रत्येक हाफ रोटेशन में। एंड द इंड विच वाज नेगेटिव, यानी कि जो पहले पॉजिटिव था वो हाफ रोटेशन के बाद निगेटिव हो जाता है और जो पहले निगेटिव था वो हाफ रोटेशन के बाद पॉजिटिव हो जाता है। Thus in one revolution of the coil, यानी कि एक पूरा रिवोल्यूशन में जो करंट होता है ये दो बार अपने डायरेक्शन को बदलता है। इस तरह से जो AC करंट जो होता है जनरेटर में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब AC और DC करंट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग लास्ट में इसके बारे में हम कुछ बताएंगे, इसलिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। जो AC करंट होता है भारत में इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि जो कॉइल रोटेट करता है वो 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड के हिसाब से ये रोटेट करता है। अब चूंकि हमने देखा कि एक रिवोल्यूशन जब कॉइल होता है तो इसके दो बार इसके डायरेक्शन चेंज होते हैं, यानी कि जब ये 50 रिवोल्यूशन जब कॉइल करेगा तो इसके जो करंट
का जो डायरेक्शन है ये 100 बार रिवर्स होगा, यानी कि 1/100 पर सेकेंड इसका जो करंट होता है ये रिवर्स करता है। दैट इज ईच टर्मिनल ऑफ द कॉइल इज पॉजिटिव फॉर 1/100 ऑफ ए सेकेंड एंड नेगेटिव फॉर द नेक्स्ट 1/100 ऑफ ए सेकेंड। यानी कि हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जो पोल है वो 1/100 सेकेंड के लिए पॉजिटिव रहता है और 1/100 सेकेंड के लिए वो निगेटिव रहता है। अब कुछ एसी जनरेटर के यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज पावर स्टेशन में यूज किया जाता है ताकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके और इसको हमारे घरों तक पहुँचाया जा सके। दिस डेज मस्ट ऑफ द कार आर फिटेड विथ ए स्मॉल एसी जनरेटर। आजकल जो कार होते हैं उसमें भी एसी जनरेटर का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग अल्टरनेटर्स भी कहते हैं। छोटे बाइसाइकिल्स में डायनेमो के तौर पर उसका यूज किया जाता है। अभी हमने देखा एसी जनरेटर के बारे में। इन पार्टिकल जनरेटर्स द वोल्टेज प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज। अब देखिए जो जनरेटर होते हैं उसमें जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि जो कॉइल है उसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर को उसके स्ट्रेंथ को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तब भी जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो कॉइल होता है उसके ऊपर नंबर ऑफ जो टर्न होते हैं उसको भी अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तब भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो कॉइल को अगर हम लोग थोड़ा सा उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसको और फास्ट रोटेट जब करवाना शुरू करते हैं तब भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अधिक एरिया में जब उसका यूज किया जाएगा, यानी कि अधिक एरिया यूज करके उसमें अगर रोटेट हम लोग करवाते हैं तब भी जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अधिक होगा। बड़े जो पावर स्टेशंस होते हैं इसमें भी एसी जनरेटर का यूज किया जाता है, अल्टरनेटर का यूज किया जाता है ताकि हमारे घर तक या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जा सके। जो पावर हाउस होते हैं उसमें जो होता है, जो कॉइल्स होते हैं ये सेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट होता है। लेकिन जो हमारे पास जो जनरेटर होता है या जो छोटे मोटे जो जनरेटर होते हैं इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और जो मैग्नेट होते हैं परमानेंट मैग्नेट वो फिक्स होते हैं और उसके अंदर कॉइल रोटेट करता है। लेकिन जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होता है उसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उस केस में जो मैग्नेट होता है वो रोटेट करता है और जो कॉइल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। चूँकि कारण ये होता है कि जो बड़े पावर हाउस होता है उसमें जो कॉइल होते हैं वो भारी होता है, ठीक है, जिसके कारण उसको रोटेट करना बड़ी ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को वहाँ पे रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर का भी काम लगभग सेम उसी तरह होता है, थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या अंतर हो जाता है। अगर जो स्लिप रिंग हमने एसी जनरेटर में यूज किया है उसको कम्यूटेटर के द्वारा अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो वो डीसी जनरेटर हो जाता है, यानी एक ही करंट एक ही ब्रश के द्वारा हमेशा पास होते रहेगा। हमने एसी जनरेटर में ये देखा था कि ये जो है प्रत्येक 1/100 सेकेंड पर वो अपने पोलैरिटी चेंज करते रहता है, यानी कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है। तो ये होता है कम्यूटेटर के द्वारा, स्लिप रिंग के द्वारा। अगर इसी स्लिप रिंग को अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कम्यूटेटर के द्वारा तो वो जो जनरेटर है वो डीसी जनरेटर हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से कहें कि जो डीसी जनरेटर होते हैं इसमें स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। व्हेन द टू हाफ रिंग ऑफ कम्यूटेटर आर कनेक्टेड टू द two end of the generator coil, then one carbon brush is at all time contact with the coil arm moving down in the magnetic field, while the other carbon brush always remain in contact with the coil arm moving in the magnetic field। जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो B1 है और R1 है, B2 है और R2 है, यानी कि जो B1 यानी कि ब्रश 1 है और जो ब्रश 2 है ये हमेशा एक ही AB के द्वारा हमेशा कनेक्ट है, यानी कि उससे हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी एक पोलैरिटी अगर हम लोग देख लें, यानी कि B1 के द्वारा हमेशा एक ही करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव करंट, और वही B2 के द्वारा सिर्फ एक ही करंट यानी कि निगेटिव का ही फ्लो उसमें से हो रहा है। यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये रोटेट कितना भी बार करे ये अपने पोलैरिटी को नहीं बदल रहा है। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि अगर हम लोग स्प्लिट रिंग को एसी जनरेटर से अगर स्प्लिट रिंग को अगर हम लोग रिमूव करके उसके जगह पर हम लोग कम्यूटेटर का यूज कर देते हैं ताकि उसका जो संपर्क है, एक साइड का संपर्क उसी ब्रश के साथ हमेशा जुड़ा रहे, तो वो जो जनरेटर होता है वो डीसी जनरेटर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही बेसिकली डीसी और एसी जनरेटर में डिफरेंस हो जाता है। हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको एक रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये बात ये है कि हम लोग देखते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है इसमें
प्लस और माइनस ये डिफाइन रहता है। अगर कोई डीसी बल्ब है उसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके प्लस और माइनस को हमें देखना होता है कि कौन से साइड प्लस है और कौन से साइड माइनस है। अगर प्लस को अगर हम लोग माइनस के साथ कनेक्ट कर दे और माइनस को प्लस के साथ कनेक्ट कर दे तो हमारा बल्ब है या कोई भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, डीसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो अपना काम नहीं करेगा। चूंकि वो डीसी पे काम करता है तो डीसी जो है हमेशा प्लस को प्लस के साथ ही कनेक्ट करना होगा और माइनस को माइनस के साथ ही कनेक्ट करना होगा। लेकिन जो एसी जनरेटर होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी को किसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो डिवाइस है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इसका कारण ये होता है कि वो अपने पोलैरिटी हमेशा 1/100 सेकेंड पर बदलते रहता है, जिसके कारण जो पॉजिटिव है वो निगेटिव भी होता है, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव भी होता है। इसी के कारण हमारे घर में जो भी बिजली आती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसमें हम लोग बल्ब को, जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसको कहीं से भी घुमा के लगा दीजिए, हमारा इक्विपमेंट काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जैसा कि हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले देखा कि उसके 1/100 सेकेंड पर उसके पोलैरिटी चेंज होते रहते हैं, इसलिए उसमें प्लस और माइनस कोई एक प्री डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन जो डीसी होता है इसमें पहले से ही डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है। तो डीसी जनरेटर में हमें प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही जो है बेसिकली डिफरेंस है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में तथा इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल्स, यानी कि 2 कॉइल को यूज करके जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है या करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दो इस फिगर पे ध्यान देते हैं। फिगर 36 में देखते हैं, इसमें 2 कॉइल हैं। एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर एक तार को लपटा गया है कॉइल ए में, और कॉइल बी में भी सेम टू सेम उसी तरह किया गया है। कॉइल ए में जो है हमने एक बैटरी को रखा है और एक स्विच को डाला है। कॉइल बी में बैटरी और स्विच कुछ नहीं है, उसके जगह पर एक गैल्वेनोमीटर को डाल दिया गया है। अब हम लोग इसमें जानेंगे ये कि 2 कॉइल जो एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, कॉइल ए अलग है, कॉइल बी अलग है। कॉइल ए का जो सर्किट है ये बैटरी और स्विच के द्वारा कंप्लीट हो रहा है, और कॉइल बी का जो सर्किट है ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर कॉइल ए में अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं तो जो कॉइल बी है इसमें जो करंट है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये करंट जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। अब इस चीज़ को हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। फिगर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिगर 36 में इसमें बताया गया है कि कॉइल ए में, अब चूंकि जैसे कि हमने इसका कंस्ट्रक्शन बता दिया कि एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर तार को लपेट के बैटरी और स्विच कॉइल ए में जोड़ेंगे और कॉइल बी में गैल्वेनोमीटर को हम लोग अटैच कर देंगे। अब जैसे ही कॉइल ए में हम लोग स्विच को ऑन करके करंट को हम लोग पास करते हैं, तब कॉइल जो बी है उसके गैल्वेनोमीटर में हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होकर फिर से तुरंत वो अपने 0 मार्क के पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ समय के बाद फिर से अगर हम लोग स्विच ऑफ करते हैं उस करंट को, तो जैसे ही करंट उस कॉइल ए में जाना बंद हो जाता है तो फिर से हम लोग देखेंगे कि जो कॉइल बी का गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है। अब ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब चूंकि दोनों तो कनेक्टेड है नहीं, फिर भी कॉइल जो बी है इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे हुआ। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि या तो मैग्नेट को अगर हम लोग फिक्स कर दें और उसके बीच से वायर को अगर हम लोग रोटेट करें या घुमाएं या अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में दें तभी करंट प्रोड्यूस होता है, या अगर कॉइल को वायर का जो कॉइल है उसको अगर हम लोग फिक्स कर दें और उसके बीच से मैग्नेट को घुमाएं तभी करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस केस में जो है कॉइल बी में है ये ना ही घूम रहा है, ना ही कॉइल ए घूम रहा है, ना ही कॉइल बी घूम रहा है, फिर भी कॉइल बी में हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि जो करंट है ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैसे हो रहा है इसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए, चूँकि हमने बताया था कि एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम लोग एक तार को क्या करेंगे, रैप करेंगे, लपटेंगे, और उसके साथ यहाँ पे एक बैटरी और स्विच को डालेंगे कॉइल ए में। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो कॉइल ए जो है इसका जो आयरन जो जिसके ऊपर से हमने तार को लपटा हुआ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बन जाता है। अब जो कॉइल बी है, ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास ये क्रिएट कर दिया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही उसके संपर्क में ये कॉइल बी का जो वायर है वो आ जाता है तो हल्का सा डिफ्लेक्शन हो जाता है। अब चूंकि ये तो रोटेट नहीं कर रहा है, इसके कारण जैसे ही झटके के साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है
तो हल्का सा जो करंट है वो कॉइल बी एब्जॉर्ब कर लेता है उसके डिफ्लेक्शन के कारण, और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देता है। और जैसे ही स्विच ऑफ होता है तो एक झटके के साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये वापस आयरन कोर में कन्वर्ट हो जाता है। वो आयरन है वो फिर से वापस अपने आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का संपर्क टूटता है कॉइल बी के साथ, फिर हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है और जो कॉइल बी है इसमें हल्का करंट जो है ये पास होना शुरू हो जाता है। ये जो थ्योरी है, इन थ्योरी का ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, पावर स्टेशन में। इसके साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जैसे रेडियो सेट हुआ, टीवी सेट्स हुआ, इन सभी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ और चौथे पार्ट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।